बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सरसाइज 1.3 कराने जा रहा हूँ। तो 1.3 प्रश्नावली है 1.3। और पहले हम 1.3 का बेसिक कराएंगे कि अपर में संख्या कहते किसी अपर में संख्या कि अपर में संख्या कहते कैसे। अपर में संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्या अपर में संख्या कहलाती हैं। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं अपर में संख्या कहलाती हैं, यानी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। उदाहरण: √2, √3, √5, √7 इत्यादि। और आती हैं इसमें, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आता है 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0.12, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2। तो ऐसी संख्याएं भी हमारी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे पहले 0.12, फिर 1 कितनी बार रिपीट हुआ, डबल, फिर कितना हुआ, ट्रिपल, फिर कितनी बार हुआ, 4 बार रिपीट। यानी जब कोई जैसे किसी संख्या में डिवाइड देने पर यदि किसी का अंत नहीं होता है, वो अनंत तक जाती है और वही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो वह हमारी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। और आती हैं इरेशनल नंबर में तीसरी तरह की संख्या आती हैं, जैसे 3, √2, 5, √3, 7, √5 इत्यादि। यानी ऐसी संख्याएं जिनकी पावर हाफ में होती है, वे सभी संख्याएं भी हमारी अपर में संख्या कहलाती हैं, यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। यदि किसी संख्या की पावर या कांस्टेंट की पावर नेगेटिव होती है या फिर हाफ में पाई जाती है, तो वे सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर अगली थ्योरम आती है कि थ्योरम 1.3। थ्योरम THEOREM थ्योरम 1.3 यानी फिर में 1.3 माना
माना P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, तो P a स्क्वायर से विभाजित है। यदि P एक अभाज्य संख्या है तो P a स्क्वायर से विभाज्य है। यदि P a स्क्वायर से विभाज्य है, P a स्क्वायर से विभाज्य है तो P भी a से विभाज्य होगा। उदाहरण दूसरी भाषा में कहें, यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या बिना वर्ग के भी उस संख्या से विभाज्य होगी। ये हमारी 1.3 थ्योरम है, जहाँ पर A कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे ये हमारा 1.3 का बेसिक कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो √5, √2, √3, √7, √11, √13, √17, √19 इसमें से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में हर साल आता है। तो √5, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 इन सब को करने के लिए केवल एक ही तरीका है जो हम ये बता रहे हैं। और यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट में आ जाती है तो उसको करने का तरीका अलग है। तो पहले हम क्या करते हैं, हल। माना, अब विपरीत मान के चलते हैं। माना कि √5 एक परमेय संख्या है। माना कि √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ पर A और B कोई धनात्मक जहाँ पर A और B कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन B ≠ 0। तो जो परमेय संख्या की डेफिनेशन थी वो क्या कहती है हमारी, कि वे संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं वे हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं, परंतु Q ≠ 0। तो मैंने यहाँ क्या माना, PQ की जगह मैंने यहाँ पर A और B माना है।
जब ए और बी माना है तो बी मेरा कहाँ आएगा बेटा, अपॉन में आएगा, ए अपॉन बी। तो यहाँ लिखा गया है कि हम बी की जगह 0 नहीं ले सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा √5 के लिए आए, √7 के लिए आए या 11 के लिए आए, यदि अपर में दिया हुआ है तो आप उसके अपोजिट मान के चलेंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है जहाँ पर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है लेकिन बी नॉट इक्वल 0। अब करेंगे कैसे, हमने क्या माना है कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या कब होगी, जब ए अपॉन बी के रूप में होगी। अब हमने इस √5 हमको जानते हैं कि एक अपरमेय संख्या, पर हमने इसको क्या माना है, परमेय। तो इसकी हमने परमेय यानी जो रेशनल नंबर है उससे इसको कंपेयर कर दिया है कि जो √5 है मैंने क्या माना है कि एक परमेय संख्या है। तो जब मैंने √5 एक परमेय संख्या मानी है तो √5 मैंने किसके बराबर कर दिया, ए अपॉन बी के। जब ए अपॉन बी के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, फिर एक रेशनल नंबर हो गया जहाँ पर ए और बी सह अभाज्य संख्याएं, जहाँ पर ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं परंतु बी नॉट इक्वल 0। अब बात आती है बेटा कि सह अभाज्य संख्या कहते किसे। सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं कि जब दो संख्याओं का मासा एक होता है तो ऐसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि आप ए और बी का एचसीएफ निकालोगे तो इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे बेटा। यहाँ 1 मान लिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √5 बी बराबर ए। अब जब एक तरफ तो रूट है और एक तरफ नहीं है, यदि हमेशा अब एक तरफ रूट हो और एक तरफ रूट ना हो तो इस कंडीशन में हम हमेशा स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स आर स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस स्क्वायर से रूट। जब करेंगे √5 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा, 5 से तो रूट हट जाएगा, 5 बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो जब √5 इंटू √5, तो जो रूट की वैल्यू है वो होती है 1/2। तो 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। तो जब इन दोनों का गुणा किया हमने 2 बार तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार एक जैसा हो तो 5 की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 5 की पावर 1। इस तरीके से कर देते हैं तो ये आ गया 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आगे देखेंगे। तो ये हो गया कि 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 5। तो हमने एक थ्योरम लिखाई थी कि यदि ए कोई परमेय संख्या है, माना कि ए एक अभाज्य संख्या है, माना था ना जो थ्योरम लिखाई थी 1.3 कि उसमें क्या कह रहा था, यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो बी, तो लिखेंगे यहाँ कि बी ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए
भी ए स्क्वायर 5 ए भी 5 से विभाज्य होगा। थ्योरम फिर में 1.3 द्वारा फिर में 1.3 द्वारा। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कहना चाह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से डिवाइड है, जैसे मैंने माना रफ कार्य माना a बराबर 5, क्या मान लिया मैंने a बराबर 5, तो a की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये कितना हो गया 25/5। यानी यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से डिवाइड है, जो संख्या हमने मानी है उससे डिवाइड है, तो वह संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड होगी। जैसे कि ए स्क्वायर बराबर ए क्या माना था मैंने 5, तो ये क्या हो गया 5 का वर्ग किया तो 25, 5 का वर्ग 25 कितनी बार गया 5 बार। तो अब जो ये संख्या है, तो ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी, जो हमने मानी है 5 से। तो इसका मतलब है जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ये हमारी कंडीशन है, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप दोबारा पूछ सकते हो। आगे माना a बराबर 5c, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। a बराबर 5c, जहाँ पर c कोई धनात्मक पूर्णांक, जहाँ पर c कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था कि 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी मेरी 5c स्क्वायर, तो ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ये रिबो थ्योरम की माना p एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ p की जगह क्या आ गया हमारा, यहाँ ये आ गया 5। p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर से विभाज्य है, तो ये a स्क्वायर से विभाज्य थी, a स्क्वायर से विभाज्य है, तो p भी a से विभाज्य होगा, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे में 5, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया भाई c स्क्वायर बराबर। तो अब लिखेंगे हम कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो b भी 5 से विभाज्य होगा किसके द्वारा, फिर में 1.3
द्वारा। ओके, अब लिखेंगे ए और बी का एक गुणनखंड 5 है। ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, या लिख सकते हैं ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हैं। ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। 5 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी में की विपरीत है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमने यह गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ना, √5 एक परमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही भाई हम इन क्वेश्चनों में जैसे √5, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि ऐसे प्रश्नों के लिए हमको यही तरीका लगाना है। और यदि कोई क्वेश्चन प्लस में, माइनस में, रूट में और डिवाइड में आता है तो उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये किसके लिए, जब √2, 3, 5, 7 जैसे 2 आ गया तो जहाँ भी कहीं 5 आया वहाँ 2 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो जहाँ भी कहीं 5 आया वहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अगला आता है 3 + 2 √5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए
अपरमेय संख्या सिद्ध करने का तरीका अलग है, और जब केवल अपरमेय ही संख्या दी हो अकेली रूट 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनको करने का तरीका अलग है। तो माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, जहाँ पर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, परंतु b ≠ 0। तो क्या कह रहा है, जो बेटा 3 + 2√5 है उसने उसको क्या मान लिया, एक परमेय संख्या, जहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ पर a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु b ≠ 0। अब बात आती है भाई सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं का मासा या HCF 1 होता है तो वे सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। इतना हो गया जी। अब कैलकुलेशन करेंगे, हमको क्या करना है, जो रेशनल नंबर हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ कर देंगे, यानी जो परमेय संख्याएं हैं, यानी जो बिना रूट वाली संख्याएं हैं वे एक तरफ और जो रूट वाली संख्याएं वे एक तरफ। तो यही करना होता है हमको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सवालों में ये करना होता है कि जो रूट वाली संख्या है उनको एक तरफ कर दो और जिनके पीछे रूट नहीं है या जिनके साथ रूट नहीं है उन सब संख्याओं को एक तरफ कर दो। तो देखेंगे 3 के पीछे नहीं है तो ये 2√5 a/b प्लस का 3 था, दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया। तो ये 2√5 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, a - 3b/b। अब यहाँ 2 रह गया, 2 पे भी रूट नहीं है तो इनटू में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, a - 3b/2b। तो हमने क्या कर दिया, जो जिन पर रूट है वे संख्या एक तरफ, जिन पर रूट नहीं है वे संख्या एक तरफ। तो अब लिखेंगे, इसमें लिखना क्या है कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, जहाँ पर a - 3b, जहाँ पर a - 3b/2b एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या, एक परमेय संख्या है। तो क्या a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर a - 3b/2b एक परमेय संख्या है, तब √5 भी एक परमेय
संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो क्या कह रहा, तब √5 एक परमेय संख्या है। अतः यह एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः √5 अतः यह एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः यानी तब √5 तब नहीं अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जो पहले जो हमने लैंग्वेज लिखाई है वो आपको सेम टू सेम वैसी ही याद करनी है, केवल करने का तरीका देखना है। जहाँ पे 5 आएगा, यदि √3 आ गया तो जहाँ 5 है उस सब जगह √3 कैलकुलेशन में। जहाँ पर 7 आ गया √7 तो कैलकुलेशन में सब जगह √7। ऐसे ही यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो सब कुछ वही रहेगी, जो दे रखी है यही रहेगी लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा के कर देते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। तो कैसे करेंगे, जब कभी नीचे रूट आ जाता है तो उस कंडीशन में रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज यानी परमीकरण। इसी एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसमें अगर रूट आ जाता है तो आपको पहले उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, और रैशनलाइज करने के बाद आगे उस सवाल को हल किया जाता है। जैसे भैया यहाँ पर √2 आ गया है, तो पहले 1/√2 है तो डिवाइड में, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज यानी परमीकरण। तो √2/2, तो माना √2/2
एक परमेय संख्या है जहाँ पर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, जहाँ पर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, परंतु बी नॉट इक्वल 0, परंतु बी नॉट इक्वल 0। तो लिखेंगे आगे √2/2 बराबर a/b, जहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु b नॉट इक्वल 0। सहअभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का मासा HCF आता है, दो या दो से अधिक संख्या का मासा HCF आता है, वे सभी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √2b/2a, तो ये हो गया b बराबर, तो हमको क्या करना है, जो रूट वाली है वो एक तरफ और जो बिना रूट वाली है वो एक तरफ, तो √2 बराबर 2a/b आगे। तो यहाँ हमारी जो रूट वाली संख्या है वो तो एक तरफ होगी, जो बिना रूट वाली है वो एक तरफ होगी। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई में जब अपर में संख्या पूछता है तो उसमें हमको यही करना होता है कि जो रूट वाली संख्या हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और जो बिना रूट वाली संख्या हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। तो a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पर 2a/b एक परमेय संख्या है, तब √2 भी एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक परमेय संख्या है। अतः यह एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √2 एक परमेय संख्या है। इस कथन में क्या किया गया है कि यहाँ पर विरोध प्रकट हो जाएगा कि जो √2 वो एक परमेय संख्या है। जैसे मैं हवाल कह दूँ आपसे, कह देता हूँ कि √3 एक परमेय संख्या है, तो आप तुरंत विरोध करोगे कि जो √2 है वो परमेय संख्या नहीं, वो एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पर कह दिया गया है कि अतः यह एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। और ऐसे जो पहला सवाल था जहाँ पे हमने यहाँ पे √5 लिख दिया था, यहाँ पर √5 नहीं, यहाँ पर 3 + 2√5 आएगा। याद रखना गलती से हो गया है, जहाँ √5 था यहाँ पर 3 + 2√5 आएगा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है तीसरे का दूसरा प्रश्न है, ऐसे तीसरे का दूसरा, तो देखेंगे तीसरे का दूसरा कैसे करेंगे। ऐसे तीसरे का दूसरा करना है सेम। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन 7√5 किस में, ये मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब ऐसे ही करने। माना 7√5 एक परमेय संख्या है जहाँ a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, परंतु b नॉट इक्वल 0, जहाँ 7√5 बराबर
ए अपॉन बी। तो हमने 7√5 की कंपेयर कर दी किससे, परमेय संख्या से। क्यों कर दी, क्योंकि उसको हमने परमेय संख्या माना है, इसीलिए हमने इसकी किससे तुलना कर दी, परमेय संख्या से। जहाँ पर ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं परंतु बी नॉट इक्वल 0। अब कैलकुलेशन करेंगे तो करना क्या होता है, जो रेशनल नंबर है वो तो एक तरफ और जो रेशनल नंबर है वो एक तरफ। तो ये हो गया ए अपॉन में 7b। तो ये दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए हमारे। √5 एक तरफ हो गया, यानी रूट वाली संख्या एक तरफ और जो बिना रूट वाली संख्या है वे सब एक तरफ। तो ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पर ए अपॉन में 7b एक परमेय संख्या है, तब √5 भी एक परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जब हमने इससे तुलना की तो क्या माना था, इसको परमेय संख्या माना था। तो अब ये जब परमेय तो ये भी कैसी हो जाएगी, परमेय। क्यों, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल रखा है एक दूसरे के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी प्रश्न के अनुसार यह एक परमेय संख्या हो गई प्रेजेंट में। तो √5 भी एक परमेय संख्या, अतः यह एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 6 + √2, वही लैंग्वेज रहेगी, खाली संख्या चेंज। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है जहां ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है परंतु बी नॉट इक्वल 0। तो मैंने यहाँ 6 + √2 को क्या माना, एक परमेय संख्या, और परमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी के रूप में लिख दिया। जहाँ पर ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं परंतु बी नॉट इक्वल 0। और सह अभाज्य के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है जी। करना क्या होता है, जो रूट वाली संख्या है वे हमको एक तरफ करनी होती हैं और जो बिना रूट वाली हैं वे एक तरफ करनी होती हैं। तो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले सवालों को करने का केवल यही एक तरीका है और यही लैंग्वेज है। एक बार लैंग्वेज याद कर लेना। यूपी बोर्ड में 1% 4 नंबर का हर साल आता है इसमें से, और CBSE में शायद 2 या 3 नंबर में हर साल आता है। तो √2 A - 6b बटे में b। ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पर √2 एक परमेय संख्या है, तब ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पर a - 6b बटे में b एक परमेय संख्या है, तब √2 भी एक परमेय संख्या है। अतः √2 एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है कि √2 एक परमेय संख्या है। यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँगा कि √2 एक परमेय संख्या है तो आप विरोध प्रकट कर दोगे। यदि मैं इसको नहीं लिखता तो आप तुरंत हल्ला मचा देगी, जी तो गलत है जी, √2 कैसी संख्या है, परमेय नहीं एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ इसने अपनी उस बात को लिख दिया जो इसने मिस्टेक की थी कि अतः √2 एक विरोधाभासी या त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी जो यहाँ पर √2 कैसा एक विरोध प्रकट करने वाला कथन है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने क्या बोल दिया, परमेय, और है कैसा, अपरमेय। तो यहाँ पे लिखा गया है अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।